प्यारे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि खला में भेजे जाने वाले मुख्तलिफ सैटेलाइट और दीगर खलाई गाड़ियों से इंफॉर्मेशन की तरसील कैसे होती है? इंसान ने साइंस के शोबे में इस हद तक तरक्की कर ली है कि हमारा भेजा हुआ सबसे दूर सैटेलाइट हमारे निज़ाम शमसी से भी बाहर निकलने वाला है। इसी दौरान साइंसदानों पे कुछ ऐसा इंकशाफ हुआ जिसने इन्हें हैरान परेशान करके रख दिया। साइंसदानों को एक ऐसा सिग्नल मिला जिस पर वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि हमारे अलावा भी कोई आबादी मौजूद है खुला में। ये दरियाफ्त कैसी है और सिग्नल की तरसील कैसे की गई और साइंसदानों ने खलाई मखलूक के आसार को कैसे पकड़ा, आज की वीडियो में आपको यही बताया जाएगा। आप वीडियो को स्किप ना करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, इंसान ने कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए सबसे पहले टेलीग्राफ की तारों का सहारा लिया था, जिसमें करंट के वक्फों और मुख्तलिफ शिद्दत के लिहाज से इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। इसके बाद यही काम टेलीफोन की तारों से लिया जाने लगा। टेलीफोन की तारों से होता हुआ फैक्स तक पहुंच गया, जिसमें एक पूरा डॉक्यूमेंट इन तारों के ज़रिए भेज दिया जाता था और वो अपनी मंजिल पर पहुंचकर खुद ब खुद प्रिंट हो जाता था। इसके बाद रेडियो कम्युनिकेशन का दौर आया और ये दौर आज किस हद तक मौजूद है। इस दौर में साइंसदानों ने रेडियो वेव्स यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेजना शुरू कर दिया। आज जो आप एफएम रेडियो सुनते हैं वो भी इसी टेक्नोलॉजी का शिकार है। वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन की तरसीलात की सलाहियत बेहतर से बेहतर होती जा रही है, यहाँ तक कि दूसरी जंग अजीम के बाद वाईफाई की सहूलत भी दस्तयाब हो गई। लेकिन उस वक्त तक हम इंटरनेट को ईजाद नहीं कर पाए थे और वाईफाई से सिर्फ रेडियो स्टेशन को ही फ़ायदा हुआ, जिसके ज़रिए वो अपनी रेडियो बेस को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से आवाम तक पहुंचाने लगे। 80 की दहाई में जब इंटरनेट की ईजाद हुई तो इंटरनेट आहिस्ता आहिस्ता तारों से निकलकर रेडियो वेव्स की सूरत में ट्रांसमिट होने लगा। तो उस वक्त टेक्नोलॉजी की अहमियत और भी बढ़ गई। आज हम सब लोग वाईफाई के नाम से वाकिफ़ हैं, यहाँ तक कि वाईफाई हमारे अपने फ़ोन में मौजूद होता है। जब आप अपने फ़ोन के हॉटस्पॉट को ऑन करके दूसरे फ़ोन को इंटरनेट दे रहे होते हैं, तब आपका फ़ोन ही इंटरनेट राउटर बन जाता है। चंद साल पहले इंटरनेट के साथ लगने वाली तारें आम सी तारें हुआ करती थी और इनमें डाटा की तरसील का रेट भी ज़्यादा नहीं था। आप लोग भी जानते हैं और सुन चुके होंगे कि अब फाइबर ऑप्टिक्स केबल इस्तेमाल की जाती हैं, जिनके अंदर रोशनी के सिग्नल में डाटे की तरसील की जाती है। फाइबर ऑप्टिक केबल के साथ लगे हुए रूटर नहायत ही बेहतरीन स्पीड के साथ इंटरनेट की तरसील करते हैं। यही सारी टेक्नोलॉजी दरअसल खलाई तहकीकात के लिए इस्तेमाल होती थी, बल्कि सच बात यह है सारी टेक्नोलॉजी बनाई ही खलाई तहकीक के लिए गई थी और फिर इनके आम और सस्ता होने पे इस टेक्नोलॉजी को आवाम तक भी पहुंचा दिया गया। इंटरनेट फौजी मकासद के लिए ईजाद किया गया था, जो आज पूरी दुनिया की माशियत में रीढ़ की हड्डी की शक्ल इख्तियार कर गया है। ये लेज़र, जिन्हें फाइबर ऑप्टिक्स केबल में भी इस्तेमाल किया जाता है और खलाई तहकीकात के दौरान इंफॉर्मेशन की तरसील के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रोशनी पर मुश्तमिल ये लहरें हमारे डाटा के हिसाब से एक सेकंड में करोड़ों बार जलती बुझती हैं और इनकी मदद से पैदा होने वाले सिग्नल को दूसरी जानब मौजूद रिसीवर डाटा की सूरत में कन्वर्ट कर देता है। हम इंसानों ने शुरू से ही आसमान को बड़ी अजीबोगरीब चीज़ समझ रखा है और हमारे बाप दादा आसमान के बारे में मुख्तलिफ कहानियाँ भी सुनाया करते थे। आज का इंसान दूर निकलकर अपने हमसाए यानी चांद पर भी कदम रख चुका है और दीगर खलाई सियारों की तरफ मुख्तलिफ प्रोब्स भेज चुका है। खलाई प्रोब्स भी दरअसल सेटेलाइट की तरह के ही होते हैं, लेकिन चूँकि इनको खलाई तहकीकात के लिए भेजा जाता है, इसलिए इनको प्रोब्स कहा जाता है। यहाँ तक कि इंसानों ने एक ऐसा प्रोब्स भी बनाकर सूरज की तरफ भेज दिया है, जो सूरज की शदीद तपश और गर्मी के बावजूद सूरज के इंतहाई करीब रहकर सूरज का मुतालिया कर रहा है। इस स्पेस प्रोब्स को जोनो स्पेस कहते हैं, जो इस वक्त सूरज का मुतालिया कर रहा है। प्यारे दोस्तों, आज से 24-25 साल पहले नासा ने 2 खलाई गाड़ियाँ, जो दरअसल स्पेस प्रोब्स ही थी, इन्हें पूरे निज़ाम शमसी की तहकीक के लिए भेजा था। इनमें एक का नाम वायेजर 1 और दूसरे का नाम वायेजर 2 था। इन दोनों गाड़ियों ने सूरज के गिर्द चक्कर काटते हुए एक एक करके तमाम सियारों का मुतालिया करना था और फिर निज़ाम शमसी की हदों से बाहर तक चले जाना था। इन दोनों स्पेस प्रोब्स को दोबारा ज़मीन पर लाने का कोई प्रोग्राम ही नहीं था, इसलिए इन दोनों प्रोब्स में ज़मीन का हर मुमकिन डेटा एक डिस्क में रख दिया गया। वायेजर 1 में और वायेजर 2 में एक ऐसी गोल्डन डिस्क रखी गई जिसमें दुनिया में बोले जाने वाली तमाम ज़ुबानों के सैंपल, दुनिया में पाए जाने वाले जानवरों की आवाज़ें, यहाँ तक कि ज़मीन पर चलने वाली हवाओं की आवाज़ें और इसी तरह की मुज़हर फितरत जो रोज़मर्रा हम ज़मीन पर देखते हैं, इनको रिकॉर्ड किया गया।
اس گولڈن ڈسک میں اردو اور پنجابی زبان بھی شامل ہے۔ ایسا اس مقصد کے لیے کیا گیا کہ اگر یہ پروب نظام شمسی سے باہر نکلنے کے بعد کسی خلائی مخلوق کے ہاتھ لگ جائیں اور وہ ہم جیسے ہی ترقی یافتہ اور ذہین ہوں تو وہ جان سکے کہ ان خلائی گاڑیوں کو انہی کی جیسی کسی مخلوق نے تیار کر کے خلا میں بھیجا ہے۔ اس وقت وائجر 1 نامی خلائی گاڑی نظام شمسی کی حدود سے باہر نکل چکی ہے اور اب گمنام اور اندھیری خلا میں اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ وائجر 1 کا رخ ہمارے قریب ترین ستارے الفا سنچوری سٹار سسٹم کی طرف ہے اور اس کی سپیڈ تقریباً 17 کلومیٹر فی سیکنڈ ہے۔ اس سپیڈ کے ساتھ وائجر 1 کو اس ستارے تک پہنچنے کے لیے تقریباً 4 لاکھ سال تک لگ سکتے تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ عرصہ بہت زیادہ ہے، لیکن یہ دلچسپی پہ مشن تھا، اس لیے اس کو اسی طرح ڈیزائن کیا گیا۔ آپ کو شاید یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ وائجر 1 جو اس وقت بھی ہمارے نظام شمسی سے باہر نکل چکا ہے، سائنسدان اب بھی اس کے ساتھ رابطے میں موجود ہے۔ وائجر 1 زمین سے اس قدر دور ہے کہ وہاں تک سگنل بھیجنے کے بعد ہمیں 24 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے تاکہ ہمارا روشنی کی رفتار سے بھیجا ہوا سگنل وائجر 1 تک پہنچ سکے۔ دوسرے لفظوں میں وائجر 1 اس وقت سے تقریباً 1 نوری دن کی مسافت پہ ہے، یعنی وہ فاصلہ جو روشنی ایک دن میں طے کرتی ہے، کیونکہ روشنی کی رفتار ہی کائنات میں انفارمیشن کی ترسیل کی آخری حد ہے۔ اس لیے اس سے زیادہ تیزی سے ڈیٹا کسی بھی صورت میں نہیں بھیجا جا سکتا۔ آج ہر طرح کی تحقیق میں لیزر کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ لیزر بھی دکھائی دینے والی روشنی کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ یہ الیکٹرو میگنیٹ یا ریڈیو ویوز جیسی روشنی پر مشتمل نہیں ہوتی جو عام آنکھ اسے دیکھ نہیں سکتی۔ اس مقصد کے لیے ہر خلائی گاڑی میں یہ ایک ایسا لیزر ایکوپمنٹ رکھا جاتا ہے جو کافی حد تک طاقتور اور مرکوز قسم کی لیزر زمین کی طرف روانہ کرتا ہے۔ زمین پر ان سگنل کو ریسیو کرنے کے لیے بڑی بڑی ٹیلیسکوپ لگائی جاتی ہیں جن کی تصویر آپ نے اکثر دیکھی ہوگی۔ یہ ایک بہت بڑے ڈش انٹینے کی طرح ہوتی ہیں۔ یہ سگنل زمین تک پہنچتے پہنچتے بہت کمزور رہ جاتا ہے کیونکہ وہ سگنل انسانی ہاتھ سے بنائے ہوئے آلے سے نکلا ہوا ہوتا ہے۔ سگنل کسی ستارے کی روشنی تو ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس قدر فاصلے کے بعد سگنل کو دیکھ پانا بھی ممکن نہیں رہتا۔ ان ریڈیو ٹیلیسکوپ میں لگے اسپیشل ریسیور اسی طرح سگنل کو پکڑ کر موڈیفائی کرتے ہیں اور ان کو ایمپلیفائی بھی کرتے ہیں۔ ایمپلیفائی کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان سگنل کی طاقت کو دوبارہ سے بڑھا کر پہلے جیسی کی جاتی ہے۔ یہ کام بالکل اسی طرح ہوتا ہے جیسے بجلی گھر سے آنے والی بجلی کی طاقت کو ہمارے محلوں میں لگے ہوئے ٹرانسفارمر میں تبدیل کر کے ہمیں مہیا کی جاتی ہے۔ جس خلائی سگنل کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں ابھی تک ناسا نے تفصیل جاری نہیں کی۔ یہ سگنل خلا میں موجود وائجر 1 نامی اس گاڑی نے پکڑا ہے جو اس وقت نظام شمسی کی حدود سے باہر نکل چکی ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ لیزر سگنل انتہائی حد تک مرکوز اور انسانی سگنل سے ملتا جلتا ہے اور یہ انتہائی مضبوط بھی ہے، یعنی اس کی طاقت کافی حد تک بڑھی ہوئی ہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کوئی ایسی ذہین اور ترقی یافتہ مخلوق ہمارے نظام شمسی کے آس پاس موجود ہے جو اس لیزر سگنل کو ہم سے زیادہ اچھی طریقے سے استعمال کرنا جانتی ہے۔ آنے والا وقت اور ناسا کی جانب سے جاری کردہ تحقیق ہی یہ بتائے گی کہ یہ سگنل کس طرح کا تھا اور اس سگنل میں کس طرح کی انفارمیشن موجود تھی۔